हेलो, चलिए आज देखते हैं क्लास 9th का अध्याय 4 जो टॉपिक का नाम है परमाणु की संरचना। चलिए देखते हैं परमाणु की संरचना। पहले पढ़ते हैं टॉपिक में परमाणु की संरचना क्या है। जानते हैं कि परमाणु मुख्यतः मतलब परमाणु की संरचना में 3 मौलिक कण होते हैं। हम लोग जानते हैं कि परमाणु होता है परमाणु में हम लोग जानते हैं कि परमाणु को तोड़ते हैं तो इसमें से तोड़ने के बाद हम लोग का 3 मौलिक कण निकलता है। जो 3 मौलिक कण होता है इनका नाम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर देखिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। कहा जाता है कोई कोई परमाणु है और इसी परमाणु के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है और क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई परमाणु रहता है और परमाणु के अंदर नाभिक रहता है, नाभिक के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो देखिए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं जिसे न्यूक्लियोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोन बोलते हैं। चलिए फिर से एक बार देखते हैं कि परमाणु के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं जो कि नाभिक में होते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, कहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूरता है। जैसे यहाँ देखो कोई तत्व रहेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, घूरते रहेगा। क्या रहेगा, घूरते रहेगा। इसी के बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जब घूरते रहेगा बाहर में, यहाँ रहेगा बीच में नाभिक रहेगा और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेगा, घूरते रहेगा। इसलिए देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में जिग जैग मोशन में क्या करता है, गति करते रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अस्थायी होते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो कैसा होते हैं, अस्थायी होते हैं। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन कैसा है, एक अस्थायी कण है। चलिए देखते हैं द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखते हैं कि किसका द्रव्यमान ज्यादा है, किसका कम है। तो द्रव्यमान देखना है तो इसमें से द्रव्यमान देखना है तो देखिएगा कि किसका ज्यादा है, किसका कम है। तो द्रव्यमान में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना रहेगा, ज्यादा है। और इससे थोड़ा सा कम किसका रहेगा, प्रोटॉन का। इससे कम किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का। मतलब कहने का मतलब है कि प्रोटॉन से सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन में रहेगा और इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसमें रहेगा, प्रोटॉन में रहेगा। सबसे कम किसमें रहेगा, इलेक्ट्रॉन में रहेगा। ऐसे चलिए हम लोग ऊर्जा के बारे में देखते हैं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें रहेगा, जिसका ज्यादा द्रव्यमान रहेगा इसी का ऊर्जा क्या रहेगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें रहेगा, न्यूट्रॉन में। और न्यूट्रॉन के बाद किसमें रहेगा, प्रोटॉन में। इसके बाद किसमें रहेगा, इलेक्ट्रॉन में। तो याद रखिएगा कि द्रव्यमान और ऊर्जा होता है, जो द्रव्यमान जितना जिसका ज्यादा रहेगा उससे का ऊर्जा क्या रहेगा, ज्यादा। तो द्रव्यमान में सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा है तो न्यूट्रॉन का ऊर्जा भी क्या रहेगा, ज्यादा। ऐसा ही प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है तो ऊर्जा भी न्यूट्रॉन से थोड़ा सा क्या होगा, प्रोटॉन कम रहेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, लास्ट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कम रहेगा। अब जानते हैं कि भेदन क्षमता किसका रहेगा। तो भेदन क्षमता रहता है जिसका ज्यादा द्रव्यमान रहेगा और ऊर्जा रहेगा वही ना ज्यादा दूर तक जाएगा। भेदन क्षमता मतलब होता है मतलब किसी चीज को छेद करना। तो छेद कब करेगा, जब जब तक कि इसका क्या रहेगा, ऊर्जा ज्यादा रहेगा। ऊर्जा ज्यादा रहेगा मतलब इसका द्रव्यमान भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का। इसके बाद प्रोटॉन का, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अस्थायी हम देखते हैं कि अस्थायी युक्त कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसके बाद कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए देखते हैं, परमाणु अविभाज्य है। कहा जाता है कि परमाणु कैसा, अविभाज्य है। इसकी व्याख्या स्थिर विद्युत की चालन की परिस्थितियों से मिलता है। तो परमाणु कैसा, अविभाज्य है। इसकी व्याख्या कहाँ मिलता है, स्थिर विद्युत की चालन पर इसकी व्याख्या मिलता है। अब चलिए इसको खोज के बारे में पढ़ते हैं, कैसे खोज हुआ, कैसे खोज नहीं हुआ। चलिए हम लोग खोज करते हैं इसका। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉम्सन ने किया था। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉम्सन ने किया था। याद रखने का तरीका है, जब ई से इलेक्ट्रॉन होता है, ई से इलेक्ट्रिक भी होता है, मतलब इलेक्ट्रिक मतलब करंट भी होता है। तो जब किसी को इलेक्ट्रिक लगेगा या करंट लगेगा तो थरथरा जाएगा। क्या हुआ, थरथरा जाएगा। थरथराना मतलब थॉम्सन। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉम्सन ने किया था, जे थॉम्सन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले गोल्डस्टीन ने, कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुए से पहले गोल्डस्टीन ने एक धन आवेशित किरण की खोज किया था। कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन नहीं खोजा गया था उससे पहले गोल्डस्टीन ने एक धन आवेशित की किरण को क्या किया था, खोजा था, जिसे केनाल रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केनाल रे बोलते हैं। फिर से हम लोग देखिएगा, कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था
कहा कि जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए, जब इलेक्ट्रॉन के खोज से पहले गोल्डस्टीन ने एक धन आवेशित किरण को खोजा था और उस धन आवेशित किरण को नाम क्या दिया था? केनाल रे नाम दिया था। बाद में केनाल रे को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के रूप में व्याख्या किया। कहता है कि इलेक्ट्रॉन से पहले एक गोल्डस्टीन था जो कि एक धन आवेशित किरण का खोजा था। उस धन आवेशित को नाम क्या दिया था? केनाल रे। और उसी के बाद केनाल रे ही रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के रूप में व्याख्या कर दिया। यही केनाल रे को रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक था जो कि नाम क्या कर दिया? प्रोटॉन के रूप में व्याख्या कर दिया। अतः प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया और नामकरण किसने दिया था? रदरफोर्ड ने किया था। क्योंकि गोल्डस्टीन क्या खोजा था कि एक धनावेशित किरण है और उसी धनावेशित किरण को क्या कहा था? केनाल रे कहा था। और इसी बस रदरफोर्ड ने इस केनाल रे को क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन नाम दे दिया। चलिए न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। याद रखना कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। चलिए इसके बारे में खोजते हैं, याद कर रखने का तरीका देखिए। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक लगेगा तो क्या होगा? थरथराएंगे, थरथराए मतलब थॉमसन। और न्यूट्रॉन क्या हुआ? न्यूट्रॉन। तो बताओ न्यूट्रॉन हुआ था, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? अच्छा बोलते हैं ना कि नया चाबी, तो नया चाबी ना से न्यू चाबी, न्यू चाबी। तो न्यू मतलब न्यूट्रॉन और चाबी मतलब चैडविक, मतलब न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। अब प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। क्योंकि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन कैसे किया था? तब प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया था केनाल रे के कारण, और नाम रहा था रदरफोर्ड ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु मॉडल का क्रम देखते हैं। जे थॉमसन, इसके बाद डाल्टन दिया था। जे थॉमसन, फिर इसका डाल्टन, फिर रदरफोर्ड और फिर बोरबोरी का नियम देखते हैं। पहले जे थॉमसन का देखते हैं। जे थॉमसन का देखिए, एक सर्किल था, एक में देखिए माइनस 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 चार्ज है। ताकि जो ऊपरे वाला पता चल रहा है जो कैसा है? धनात्मक है। और जो नीचे जो है गोल सर्किल के अंदर जो कैसा है? एक माइनस मतलब निगेटिव है। तो ऊपर वाला को बोलेंगे धनात्मक गोला, नीचे वाला को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। इनके मॉडल को नेक्स्ट देखिएगा। इनके मॉडल को क्रिसमस या केक तरबूज मॉडल कहते हैं। कहता है जो मॉडल था इसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस या केक तरबूज मॉडल कहते हैं। तरबूज के खाने वाले भाग, तरबूज को हम लोग जो खाने वाले भाग होते हैं वो धनावेशित है एवं बीज ऋण आवेशित होते हैं। कहता है कि तरबूजा देखते हैं और तरबूजा में बीज होता है, बीज होता है, तो हम लोग बीज को नहीं खाते हैं, हम लोग एस को खाते हैं। तो जब हम ऊपर खाते हैं तो इसका होता है धनावेशित होता है, और जो बीच में जो बीज मिल रहा है जो कैसा होता है? निगेटिव होता है, इसको बोलते हैं ऋण आवेशित होता है। तो देखिए धन आवेश एवं ऋण आवेश, धन आवेश एवं ऋण आवेश समान रूप से वितरित होते हैं। याद रखिए कि धन आवेश एवं ऋण आवेश क्या होते हैं? समान रूप से वितरित होते हैं। धन एवं ऋण आवेश समान मात्रा में होते हैं। कहता है कि धन आवेश और ऋण आवेश समान मात्रा में होता है। मॉडल से पता चलता है कि परमाणु उदासीन होता है। कहता है इस मॉडल से पता चलता है कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। क्योंकि जितना प्लस है उतना ही क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाता है, कट जाता है। इसलिए परमाणु कैसा है? उदासीन है। क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटॉन है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जितना ज्यादा धनावेशित है तो उतना ज्यादा क्या है? ऋणावेशित है। तो जानते हैं कि ऋणावेशित को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और धनावेशित को बोलते हैं प्रोटॉन। इसी को क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। कहता है कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है जो समान रूप से क्या है? वितरित होता है। चलिए कुछ डाल्टन ने बताया था। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य। कहता है कि डाल्टन के अनुसार क्या है? परमाणु क्या अविभाज्य है। मैं डाल्टन बोलता है कि परमाणु विभाजित हो तो होगा नहीं, अविभाज्य है। इसके मॉडल द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित। कहता है इसका जो मॉडल है जो किसका संरक्षण पर? द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। जो डाल्टन का जो मॉडल है द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। इनके मॉडल का खंडन स्थिर विद्युत के चालन से हुआ। कहता है इसका मॉडल, जो मॉडल दिया था इसका जो खंडन हुआ था जो स्थिर विद्युत चालन से हुआ था, स्थिर विद्युत चालन से खंडन हुआ है। चलिए हम लोग रदरफोर्ड देखेंगे, रदरफोर्ड के बारे में। कहता है कि सोने की परत द्वारा अल्फा कणों को प्रकीर्णन। तो सोने की एक परत था और उस पे अल्फा कण हम लोग छोड़े। तो जब कोई सोने की परत रहेगा वहां अल्फा कण छोड़ेंगे तो यहाँ कुछ तो प्रभावित होगा, कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। चलिए देखते हैं। रदरफोर्ड ने सोने की पत्थर कहता है रदरफोर्ड ने सोने के एक पत्थर पर अल्फा करण किरण का प्रहार किया। ये एक सोने का प्रहार होगा और उस पर अल्फा कण क्या क्या प्रहार किया। कुछ किरण सीधे पार
कहता है कुछ किरण होते हैं जो सीधे के पार, तो कुछ किरण थोड़े से विजित हो जाते हैं। कहता है कुछ किरण था कि सीधे पार हो जाता था, कुछ किरण क्या था सीधे पार हो जाता था, और कुछ किरण था जो क्या हो जाता था विचलित हो जाता था, मतलब जिधर से आ रहा उधर टर्निंग के ले लेता था और अपने पुनः लौट आता था। इससे यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश भाग खाली था एवं केंद्रक में धनावेश है। कहने का मतलब था कि कोई यहाँ पर गोला है, एक सोने की परत है, वहां पर बीच में कोई न्यूक्लियस है, कहता वहां से गया तो पार हो रहा था, यहाँ से यहाँ गया पार हो रहा है क्योंकि अल्फा किरण था, और वहां से गया के बाद टकरा रहा था, क्या हुआ टकरा रहा है, मतलब कहने का मतलब इसको था कि इसमें से जब सोने की परत में से हमको किरण के छोड़े, कुछ कण क्या होगा पार हो गया, कुछ कण टकरा के क्या हो गया पुनः लौट रहा था। तो ये कौन बताया था, एक रदरफोर्ड ने बताया। कौन बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। अधिकांश भाग क्या है खाली एवं केंद्रक में धनावेश है। प्रत्येक 12,000 किरण में से एक किरण पुनः अपने ही मार्ग में लौट आया। कहता कि 12,000 किरण में से एक किरण अपने मार्ग में लौट आया। इसके अनुसार नाभिक का त्रिज्या परमाणु के त्रिज्या से 10⁵ गुना क्या था छोटा था। कहता कि इसके अनुसार नाभिक का जो त्रिज्या था, कहता कि नाभिक का जो त्रिज्या था, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना क्या था छोटा था। मतलब एक नाभिक का त्रिज्या और परमाणु का त्रिज्या, ये हुआ परमाणु के त्रिज्या हुआ, ये नाभिक का त्रिज्या हुआ, इससे 10⁵ गुना क्या था छोटा था। इन्होंने नाभिक न्यूक्लियस का खोज किया, इसी कारण क्या हुआ नाभिक या न्यूक्लियस का क्या क्या था खोज किया था। चलिए, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन तुतलुकार मार्ग में चक्कर लगाता, कहता है इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तत्तुलकार मार्ग में चक्कर लगाता है। इन्होंने अपना मॉडल का तुलना सौरमंडल से किया है। कहता है जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसे अपना तुलना किससे किया था, सौरमंडल से किया है। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन अपना सारा ऊर्जा खो देता है। कहता है इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है सारा ऊर्जा क्या कर देता है खो, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन भी अपना सारा ऊर्जा क्या कर देता है खो देता है, तो नाभिक में गिर जाता है। कहने का इसका मतलब था कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ चक्का लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते हैं यहाँ यहाँ चक्का लगाता है, तो चक्का लगाते लगाते वो अपना एनर्जी खो जाता है, जो घूरता है जो खोता है तो कहाँ गिरेगा नाभिक में गिरेगा। इनके अनुसार परमाणु स्थिर है। कहता क्या बोला था, इसके अनुसार परमाणु क्या है स्थिर है। इनको नाभिक का भौतिक जनक भी कहा जाता है। रदरफोर्ड को याद रखना कि भौतिक का जनक किसे कहा जाता है, तो रदरफोर्ड को। नाभिकीय भौतिक का जनक किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड को। इन्हें नाभिक की खोज के लिए 1908 में क्या गया था नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना है। इन्हें नाभिक के खोज के लिए 1908 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नील्स बोर के बारे में पढ़ेंगे। नील्स बोर के बारे में कहता है कि नील्स बोर बताया था कि परमाणु कैसा, नील्स बोर बोला था कि परमाणु कैसा स्थिर है। नील्स बोर क्या बोला था कि परमाणु कैसा स्थिर है। तो याद रखना कि नील्स बोर का मॉडल में क्या था परमाणु स्थिर था। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में, कहता है कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। पर नील्स बोर बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है जो अपने चारों ओर घूर रहा है एक अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में आती है, कहता है जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन, और जब बाहर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसको कहने का मतलब था कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा अंदर वाली कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का क्या होगा उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का क्या होगा उत्सर्जन होगा। जब कोई बाहरी से घूम रहा है वो अंदर आएगा तो क्या होगा उत्सर्जन होगा, और जब बाहर जाता है तो ऊर्जा का क्या होगा अवशोषण होगा। जब यही इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो अवशोषण, अब अंदर आएगा तो उत्सर्जन। जब इलेक्ट्रॉन समान कक्षा में चक्कर लगाता है, कहता जब इलेक्ट्रॉन समान कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा विकिरण नहीं होता है। कहता इलेक्ट्रॉन जब समान कक्षा में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन समान कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इनको 1922 में, कहता इनको 1922 में परमाणु संरचना में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको 1922 में परमाणु संरचना के लिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने 1916 में कोपहेगन विश्वविद्यालय में भौतिक के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। कहता है उन्हें नील्स बोर को एक प्रोफेसर किसके कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के भौतिक के प्रोफेसर 1916 में नियुक्त किया गया था। कहता है इनके अनुसार कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है जो 2n² सूत्र पर होता है। जैसे पता चलता है कि एक के इस जो नील्स बोर दिया था जो कक्षा दिया था KLM
और n दिया था। तो इसका अच्छा खासा सूत्र होता है कि k में कितना घर k में कितना रहेगा, n में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2n² के रूप में जाने जाते हैं। जो कि n का मान 1 धरेंगे तो पहला घर में कै गो रहेगा, 2 गो, और दूसरा में 2 धरेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 गो रहेगा, और 3 के रहे तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। इसी तरह वो नील्स बोर ने बताया था। चलिए संयोजकता पढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु की किसी तत्व की परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होता है। कहता कोई भी तत्व के परमाणु की एक संयोजन होने के लिए क्या चाहिए, एक निश्चित संयोजन शक्ति होता है। इन्हें हम संयोजकता बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु की सबसे भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहता है किसी परमाणु की बाहरी कक्षा, कोई परमाणु के बाहरी कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5 रहे 2 रहे, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए, कहता है कि परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन में अष्टक पूरा करने के लिए, कितना अष्टक मतलब 8 पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है उसे क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। मतलब कोई भी परमाणु है, यहाँ पर मानिए परमाणु है, पहला में 2 रह रहा है, दूसरा में 8 रह रहा है, मानिए 6 रह जाएगा, तो इसको 8 पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेंगे उसे क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे। तो धातु के संयोजकता 1 2 3 तक होता है। कहता कि धातु का जो संयोजकता होता है 1 2 3 तक होता है। धातु की संयोजकता 1 2 3 तक होता है। और उपधातु की संयोजकता 4 प्लस और माइनस तक होता है। मतलब +4 भी रह सकता है और -4 भी हो सकता है। और धातु की 1 2 3 और उपधातु का रखेगा 4 प्लस और माइनस तक में। और जैसे आएगा अधातु की संयोजकता, तो अधातु का आएगा 5 6 7 8 तक आएगा। अधातु की संयोजकता 5 6 7 8 तक आएगा। अर्थात अधातु की संयोजकता में करना रहेगा, तो देखिए 5 - 60 6 - 60 ये जो दिया गया है, मतलब 5 रहेगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा जाएगी, जो 8 बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 5 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम लोग जो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वही क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा धातु का। धातु का संयोजकता हो जाएगा, याद रखना है। समान तत्व के संयोजक लिखते समय ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखना है कि तत्व की जब संयोजकता लिखेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते नहीं हैं। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि तत्व के अष्टक प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। ऋणात्मक चिन्ह बताता है कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जिससे हम लोग पास 6 हो गया, तो 8 पूरा करने के 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वही इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, संयोजकता बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे समस्थानिक। इसमें तत्व की परमाणु संख्या समान होते हैं। कहता समस्थानिक, स्थान मतलब परमाणु संख्या, तो समस्थानिक मतलब जिसका स्थान समान हो। तो स्थान समान रहेगा तो परमाणु भार क्या रहेगा, द्रव्यमान क्या रहेगा, अलग अलग। तो परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक। उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक। समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। क्या हो, अलग अलग हो। देखिए नाभिक में अंतर के कारण समस्थानिक द्रव्यमान होता है। कहता है कि नाभिक में अंतर के कारण, नाभिक में मतलब प्रोटॉन ज्यादा रहे या तो न्यूट्रॉन ज्यादा रहे, या प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन कम है, तो इसी नाभिक में अंतर के कारण समस्थानिक निर्माण होता है। समस्थानिक को सम परमाणिक या आणविक परमाणिक भी कहते हैं। कहते हैं समस्थानिक को समपरमाणिक या आणविक भी कहते हैं। याद रखना है कि समस्थानिक को समपरमाणिक भी कह सकते हैं और आणविक भी कह सकते हैं। समस्थानिक में रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। कहा जाता है कि समस्थानिक में जो रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा, रासायनिक गुण समान होगा, मगर भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है, 3 होते हैं। पहला बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। ऐसा ही क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। 17 देखिए परमाणु संख्या 17 है, यहाँ परमाणु संख्या क्या है, 17, मगर द्रव्यमान कितना है, 35, यहाँ कितना है, 37 है। यहाँ देखिए परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार में भिन्नता समस्थानिक कारण आता है। परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु भार में भिन्नता समस्थानिक कारण आता है। जिस परमाणु का कोई समस्थानिक नहीं होता है, कहता है जिस परमाणु का
कोई समस्थानिक नहीं होता, उसका द्रव्यमान क्या हुआ? नाभि के बराबर एवं जिसका समस्थानिक है, कहता है कि कि जिस जिस परमाणु का कोई समस्थानिक नहीं है, उसका द्रव्यमान नाभिक के बराबर एवं जिसका समस्थानिक है, उसके द्रव्यमान सभी समस्थानिक के औसत के द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए समस्थानिक का प्रयोग देखते हैं। कहता है यू मतलब यू परमाणु ईंधन, क्या है? यू क्या है? परमाणु ईंधन है। सीओ मतलब होता है कॉपर, कैंसर के उपचार में आता है। आई मतलब आयोडीन वाला घेंघा रोग के उपचार में आता है। ए यू मतलब रेटिना दोष होता है। अर्जेनिक होता है, ट्यूमर का पता चलता है। क्या पता चलता है? ट्यूमर का पता चलता है। ऐसा ही होता है समभारिक। क्या है? समभारिक, भारिक मतलब भार, तो जिसका द्रव्यमान क्या रहेगा? समान रहेगा। जब द्रव्यमान समान रहेगा तो परमाणु संख्या क्या रहेगा? भिन्न रहेगा। तो जिसका परमाणु द्रव्यमान या नाभिक समान हो एवं परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। इसका भौतिक गुण समान होता है और रासायनिक गुण क्या रहेगा? अलग रहेगा। यहाँ समस्थानिक में रासायनिक गुण समान था, भौतिक गुण अलग था। यहाँ पर समभारिक में भौतिक गुण समान रहेगा और रासायनिक गुण क्या रहेगा? अलग रहेगा। एग्जाम्पल में देखिए आर्गन और कैल्शियम का। आर्गन में देखिए परमाणु संख्या 18, यहाँ 20 है। द्रव्यमान देखिए यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 है। चलिए देखेंगे नोट्स में कुछ दिया हुआ है। कहता है रदरफोर्ड 1871 से 1937 का, कहता है कि उनका जन्म 30 अगस्त 1831 में 1871 दिया था। 1871 में जन्म हुआ और 1937 में क्या हुआ? मृत्यु हुआ। तो रदरफोर्ड का जो जन्म हुआ था कि 30 अगस्त 1871 में जन्म हुआ स्प्रिंग गोवा में। कहाँ? स्प्रिंग ग्रोवा में हुआ था। उनका नाभिकीय भौतिक, रदरफोर्ड नाभिकीय भौतिक के जनक माना जाता है क्योंकि वह नाभिकीय भौतिक खोजा था। रेडियोधर्मिता पर योगदान और सोने की पन्नी द्वारा परमाणु के नाभि की खोज किया था। कहता रदरफोर्ड था जो परमाणु सोने की पन्नी के कारण ही नाभि की खोज किया था। वह बहुत प्रसिद्ध हुआ था और 1908 में इसको क्या बोला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ऐसा ही नील्स बोर्स था। 1885 में जन्म हुआ, 1962 में मरा। तो 7 अक्टूबर 1885 को कोपेनहेगन में जन्म हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में क्या बने थे? एक प्रोफेसर बने थे। और 1922 में परमाणु के संरचना के बारे में योगदान दिया और वह प्रोफेसर बोर विधि द्वारा लिखा गया जो दी थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एवं एटॉमिक कंस्टिट्यूशन के बारे में बताया था। एटॉमिक थ्योरी दिया, दी क्रिस्टेशन ऑफ नेचर के बारे में बताया। देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन से क्या खोज मिलता है? केंद्र का। कहता रदरफोर्ड के जो अल्फा किरण का जो प्रकीर्णन से क्या खोज मिला था? केंद्र के। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितना गुना है? 1/2000 गुना है। तत्व को किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो प्रोटॉन के। तत्व के प्रोटॉन के आधार पर परिभाषित किया जाता है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन, मगर नामकरण क्या था? रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का नामकरण के व्याख्या किसने किया था? रदरफोर्ड। याद है कि प्रोटॉन का जो नामकरण क्या किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने अपनी परमाणु मॉडल का तुलना सौर मॉडल से किया था? इसमें याद रखना है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बताया था कि परमाणु मॉडल का तुलना कैसा किससे किया था? सौर मॉडल से किया था रदरफोर्ड ने। एक संयोजकता वाला तत्व होता है धातु। जानते हैं कि धातु और धातु में होते 1 2 3 तक होते हैं, मतलब एक संयोजकता वाला तत्व होता है धातु या अधातु। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ये गलत है। क्या है? ये गलत बात है। कहता है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनाविशित होता है। ये गलत बात है। क्या है? ये गलत बात है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। ये बात सही है। ये बात क्या है? सही है। आयोडीन के समस्थानिक के इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन बनाने में किया जाता है। यह उपयोग दवा के रूप में होता है। ये बात क्या था? गलत है। चलिए आप लोग इस नोट्स को दोबारा देखिएगा और पढ़िए और एक कॉपी बना के इसको नोट्स करिए। ये VVI इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।